गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो आज मैं अपनी एक स्टूडेंट ओजस्वी शर्मा के साथ बात कर रहा हूँ। और ये टॉक स्पेशली जैम से लेके और गेट और नेट सारे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, बिकॉज ओजस्वी ने ये सारे एग्जाम्स बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई किए हैं। पहले जैम, जेस्ट और फिर अभी रिसेंटली जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो थोड़ा सा ओजस्वी अपना बैकग्राउंड बताओ, और थोड़ा स्कूलिंग टाइम और आप किस शहर को बिलोंग करते हो, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। मैं उत्तराखंड से बिलॉन्ग करती हूँ, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से। और मेरी स्कूलिंग हरिद्वार में ही हुई है 12th क्लास तक। 2018 में मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई एंड देन उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी मैत्रेय कॉलेज से मैंने अपना बैचलर्स किया, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स। और फिर उसके बाद मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, आईसर पुणे से इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स परस्यू किया। तो अभी ये मेरा थर्ड ईयर चल रहा है। ओके। तो थोड़ा सा स्कूलिंग टाइम के बारे में बताओ, बिकॉज मैं आपके फादर से भी मिल चुका हूँ एक बार। तो वो भी फिजिक्स के टीचर हैं और आपकी मम्मी भी मैथ्स की टीचर हैं। तो क्या मतलब उनका क्या मतलब इनकरेजमेंट रहा, और किस तरह से उन्होंने इंस्पायर किया आपको चाइल्डहुड में। सर, चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा इनकरेजमेंट मुझे मेरे पेरेंट्स से ही मिला है। और मेरे जैसे आपने कहा, मेरे पापा मैथ्स के टीचर है और मेरे पापा फिजिक्स की टीचर है और मम्मी मैथ्स की टीचर है। तो कहीं ना कहीं घर में एक एनवायरनमेंट हमेशा रहता था नॉलेज को लेकर के। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ अकेडमिक नॉलेज ही हो, बट इन जनरल हर चीज़ को लेकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर मुझे बचपन से मिला। ओके। और कहीं ना कहीं मेरा जो मैथ्स और फिजिक्स में इंक्लिनेशन है, वो जेनेटिकली भी कह सकते हैं, या मेरे डिस्कशंस होते रहते थे। तो बहुत छोटी उम्र में ही मुझे बहुत जैसे रेजिस्टेंस है, नॉर्मली 9-10 में पढ़ते हैं, बट मुझे उसका पता 4th स्टैंडर्ड या 5th स्टैंडर्ड में लग गया था। तो ऐसे धीरे धीरे मेरा इंक्लिनेशन बढ़ता गया और मैंने इसे एज अ करियर ऑप्ट किया। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे जब हम थोड़े आई मीन हरिद्वार छोटा शहर तो नहीं कहेंगे, बट जैसे दिल्ली टाइप का शहर तो नहीं है। तो वहां से जो आपका डीयू में आना हुआ उसके बारे में, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग शहरों में होते हैं। तो वो किस तरह से मतलब अ, इसका कितना इम्पोर्टेंस रहा कि जो आपने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। सर, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने ये बहुत ही रैंडम था एंड इट वाज़ इन इन दैट मोमेंट, क्योंकि जब डीयू के फॉर्म्स निकल रहे थे तो मेरे पापा ने मुझे कहा था कि फॉर्म्स आउट हैं, फॉर्म्स निकल चुके हैं, इनको भर देना। मैंने वो भरा और मुझे उस टाइम पर इतनी क्लैरिटी, मेरे को फिज़िक्स और मैथ्स में इंटरेस्ट था, बट इतनी क्लैरिटी नहीं थी कि फिज़िक्स ऑनर्स ही करना है। लेकिन हम्म। मुझे हमेशा से ये क्लैरिटी रही है कि क्या नहीं करना है। हम्म। तो आई थिंक वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था। तो जो नहीं करना उसको उसके बाद जो ऑप्शंस बचे मैंने उन सब के लिए अप्लाई किया था। हम्म। और फिर मैंने जो डीयू का करिकुलम था, जो सिलेबस था, उसको देखा। हालांकि मुझे मोस्ट ऑफ द चीज़ें समझ में नहीं आई, हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने उनके बारे में जब नेट पे पढ़ा, मुझे लगा कि ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। हम्म। तो फिर मैंने ऐसे फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट को डिसाइड किया कि मैं ये करना चाहती हूँ। ओके। तो उस चीज की मतलब कितनी इंपॉर्टेंस, जैसे आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो वहीं से पढ़े होंगे और फिर आप दिल्ली आ गए, तो एक्सपोजर के टर्म्स में कितना इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी बड़े शहर के या बड़ी यूनिवर्सिटी में जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते हैं। तो इन टर्म्स सर, ऑफ एक्सपोजर इज इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मतलब व्हाट इज डिफरेंस इन दैट सेंस व्हाट इज डिफरेंस इन between, like, सेंट्रल if you यूनिवर्सिटी would और have done it from a degree college, suppose in Haridwar, but you came to Delhi University. So, सर, मेरा ऐसा मानना है कि जब मैं दिल्ली में आई थी तो अलग-अलग जगहों के बच्चों से मेरी मुलाकात हुई। और दिल्ली में जिया सराय और जीटीबी नगर, ये दोनों ही जैम की प्रिपरेशन के एक हब माने जाते हैं। hmm, तो मुझे जैम एग्ज़ाम के बारे में दिल्ली आके पता चला। अ hmm, अ, ऐसे कोचिंग्स प्रोवाइड की जाती है जैम और ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए, जेस्ट के लिए, ये सब मुझे दिल्ली आके पता चला। आई hmm, थिंक उसमें भी एक इम्पोर्टेंट रोल था दिल्ली का। okay. और जो मुझे लगता है शायद मैं जहाँ से आती हूँ हरिद्वार में, वहाँ अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है इन एग्ज़ाम्स के बारे में। शायद तो अब वहाँ उस मुझे समय लगता है कि उतना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया और इंटरनेट ये सब चीजें आई थिंक कोविड के बाद थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेट करी। यूट्यूब पे प्रेजेंस उस समय आई थिंक ये सब चीजें काफी कम थी।
यस सर, थी बट सो बहुत थोड़ी थी इस वक़्त। हाँ, तो अपने थोड़े जैम के प्रिपरेशन के बारे में, बिकॉज मतलब अतुल सर का मेरा और मतलब आपका एसोसिएशन मतलब काफी पुराना हो गया, जैम के टाइम से है। तो वो जैम के प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि वो एग्जाम भी आपने बहुत अच्छे रैंक से निकाला था और साथ साथ में आपने जेस्ट का एग्जाम भी निकाला था। जी सर। तो मैं जब अपने फर्स्ट ईयर में थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तब मुझे आईआईटी जैम एग्ज़ाम के बारे में पता चला था कि आप मास्टर्स कर सकते हैं आईआईटीज़ या रिसर्च इंस्टीट्यूट से। तो कहीं न कहीं एक छोटे में हर बच्चे के मन में, साइंस स्टूडेंट के मन में या तो एक ड्रीम खुद से आता है या डाल दिया जाता है कि आईआईटी, तो एक मे कहीं न कहीं वो एक फैक्टर रहता है। हाँ। हाँ, तो उस हिसाब से मुझे जब एग्ज़ाम के बारे में पता चला, तो जब मैं सेकंड ईयर में थी अगस्त 2019, तो मैं आपसे और अब्दुल सर से मिली, सतीश सर से मैंने बात करी थी कि मैं इस तरीके से पढ़ना चाहती हूँ। तब मुझे आपका और अतुल सर का गाइडेंस मिला। फिर अनफॉर्च्युनेटली कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, लेकिन हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी और ऑनलाइन इंटरैक्शंस होते थे, एंड आई स्टिल रिमेंबर कि आपके साथ मेरे बहुत सारे डिस्कशंस होते हम्म। थे, थर्मोडायनामिक्स हो, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हो, क्वांटम मैकेनिक्स हो, एक्सेट्रा। तो उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि आपकी गलतियाँ कहाँ हैं, मॉड्यूल्स जो करते थे, टेस्ट देते थे, मॉक टेस्ट चलते थे, इसमें सब कुछ होता था, असाइनमेंट्स, डीपीपी, तो इन सबसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला मुझे। और एक चीज जैसे मुझे याद है कि मतलब आपका क्वेश्चंस पूछने का शुरू से ही रहा है। ऑफलाइन वाला भी मुझे याद है कि वहां से ही थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था, ऑनलाइन में भी वो काफी कंटिन्यू रहा, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ नेट भी कंटिन्यू रहा। तो एक ये मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है कि जो बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं वो क्वेश्चन थोड़े से सही डायरेक्शन में हो तो वो दोनों को हेल्प करते हैं, पूरी क्लास को भी हेल्प करते हैं। अदरवाइज वो कई बार इन टर्म्स ऑफ कोचिंग वो थोड़ा सा हेल्पफुल नहीं रहते। तो उस चीज के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, क्वेश्चंस पूछने के हिसाब से मुझे हमेशा से बचपन से ही पापा और मम्मी कहते थे, नेवर बी अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस, हाँ। क्योंकि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही इररेलेवेंट हो सकता है, बट हो सकता है कि वो बहुत सिग्निफिकेंट हो, और हम्म। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बट हो सकता है उसकी सिग्निफिकेंस उतनी ना हो। उतनी सो ना इट्स हो। वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क क्वेश्चंस एंड हैव डिस्कशंस विद दोज पीपल हु हैव एक्सपर्टीज इन देम। तो जैसे कि मैं कोचिंग में थी, तो मैं हमेशा आपसे या दूसरे से क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली पूछते रहती थी। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस लेवल पे बच्चे होते हैं, उन लोगों के लिए सब कुछ सब एकदम न्यू होता है, वो बहुत हम्म। इनोसेंट होते हैं, तो उन्हें पता नहीं होता है कि ये क्वेश्चन रेलेवेंट है या नहीं है। तो उनके माइंड में कुछ डाउट आता है एंड दे आस्क इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सिचुएशंस में अगर टीचर को लगता है कि ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, तो अगर वो स्टूडेंट को हिंट करे, तो स्टूडेंट क्लास खत्म होने के बाद वो क्वेश्चन पूछ सकता है टीचर से, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे सकता है, सो दैट बाकी क्लास का टाइम ना जाए। अदरवाइज अगर रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो टीचर खुद ही दे आर वेरी हैप्पी टू एक्सप्लेन एंड आंसर द क्वेश्चंस। और एक चीज और कि जैसे जब आपका सिलेक्शन हो गया था, इधर जैम भी था फिर जेस्ट भी था, तो मुझे याद है हम लोग के बहुत सारे डिस्कशंस, कई राउंड हुए कि क्या करना चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, बिकॉज स्टूडेंट्स हमेशा मतलब हम लोग के पास तो हर साल आते हैं, बट ये वीडियो फाइनली उनको काफी हेल्प करेगा कि मतलब किस तरह से डिसीजन दिया जाए कि किस इंस्टीट्यूट में जाना है, फिर या किस फील्ड में रिसर्च करना है, इन चीजों के बारे में। यस सर। तो जब मेरा 2021 में जैम और जेस्ट दोनों ही क्लियर हुआ था, तब मेरे पास आईआईटी दिल्ली में मास्टर्स इन फिजिक्स की एक सीट थी, जिसमें मैंने एडमिशन ले लिया था। एट द सेम टाइम मुझे आईसर पुणे से भी कॉल लेटर आ गया था, ऑफर लेटर आया था कि मेरा इंटीग्रेटेड पीएचडी में सिलेक्शन हो गया है। तो उस वक्त मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा द्वंद्व चल रहा था कि किस दिशा में जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ? तो वो जो टाइम था बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। लेकिन अ, मुझे ये लगता है कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी, और एक्सपोज़र आपको उस इंस्टीट्यूट से कितना मिल सकता है। और मेरे केस में ऐसा था कि जब हम बैचलर्स के तुरंत बाद आते हैं, तो हमें इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। इवन बैचलर्स के बाद भी अवेयरनेस नहीं होती है, क्योंकि जो पीएचडी है वो एक बहुत ही प्रॉब्लम स्पेसिफिक वर्क होता है। हम्म। एक एक बहुत ही ज़्यादा नैरो डाउन जब हम किसी चीज़ को कर देते हैं, तब हम उस पे काम करते हैं। बिल्कुल। और जब और हम शायद बैचलर्स ये में बात फिज़िक्स पढ़ते अगर हैं, ये बात शायद अगर हम ग्रेजुएशन टाइम में समझाने की भी कोशिश करें तो शायद उतने अच्छे से समझ भी नहीं आती है, क्योंकि वो एक प्रोसेस है समझने का कि व्हाट इज पीएचडी और रिसर्च क्या है, प्रॉब्लम को कैसे फाइंड आउट करना है, उस पे कैसे काम करना है।
एग्जैक्टली और जो हमें बैचलर्स में टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं जैसे वाईडीएससी है वो सालों पुराना टॉपिक है, हम्म। सेंचुरीज पुराने टॉपिक्स हम पढ़ते हैं, तो सेंचुरीज और जो पीएचडी हो रही है जो रिसर्च है वो आज की हो रही है कि बिल्कुल, अभी क्या आज चल क्या रहा है चल रहा है। ट्रेंडिंग में। यस, तो बीच में जो वो गैप है उसके बारे में नहीं पता होता है हम्म। बैचलर्स पास्ड आउट को। मुझे भी नहीं पता था जब मैंने पास किया था हम्म। बैचलर्स। लेकिन कहीं न कहीं एक थ्योरेटिकल फिज़िक्स की तरफ मेरा रुझान था। वो इसलिए क्योंकि साइंस फ़िक्शन देखी थी बहुत सारी और नॉवेल्स ऐसी पढ़ी थी साइंस फ़िक्शन, और कहीं न कहीं एक बहुत ज़्यादा मैंने उसको अगर मैं कहूँ तो रोमांटिसाइज़ कर लिया था कि ब्लैक होल्स, इंटरस्टेलर गैलेक्सीज़ एक्सेट्रा। लेकिन रिसर्च उस सब एनिमेशन से बहुत अलग होती है। उसमें मैथमेटिक्स होती है, इक्वेशंस होती हैं और ऐसे एनिमेशंस नहीं होते या हम्म। टाइम ट्रैवल नहीं होता है इस तरह से। तो ये बात मुझे मेरी एक सीनियर ने बताई थी और उन्होंने समझाई थी कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू। पिक्चर योरसेल्फ that you will be working on this for the next 4 years or 5 years. Will you be enjoying it? Will you be genuinely giving all your heart out to it? तो आई थिंक वो मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस थी, तो जिसने मुझे काफ़ी हेल्प किया। और हर हर बच्चे की तरह मैं भी कंफ्यूज थी कि मुझे क्या करना, फिजिक्स करनी है बट फिजिक्स में भी कौन सी फील्ड में जाना है, क्या मुझे अच्छा लगेगा। एंड सेकेंड थिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड सुपरवाइजर बिकॉज अल्टीमेटली इट डज नॉट मैटर विच इंस्टीट्यूट यू कम फ्रॉम। आपका सुपरवाइजर बहुत अच्छा होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ हिज प्रोफेशनल रिकॉर्ड एंड पर्सनल रिकॉर्ड एज वेल। सो उसमें डिपेंड करता है, जैसे आपसे मेरी डिस्कशन हुई थी तो आपने कहा था कि गूगल स्कॉलर पे जो एच इंडेक्स होता है या कितनी साइटेशंस हैं, कितने पेपर्स वो एक साल में पब्लिश करता है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं क्योंकि वो अपनी फील्ड में कितना एक्टिव है। So बिल्कुल। it also benefits his students also. Yeah. So बिल्कुल। these are some of the things that one should keep in mind while deciding the supervisor and going for a तो PhD. ये काफी हेल्पफुल रहेगा, आई थिंक सारे स्टूडेंट्स इन बातों को ध्यान से सुने। और एक फाइनली मैं चाहता था, बिकॉज अब वंस यू हैव ज्वाइंड इट, ऑन एंड ऑफ थोड़ी बात होती रहती है तुम्हारे पीएचडी के बारे में, तो वो मतलब उसका थोड़ा सा मतलब इस टाइप का ब्रीफ आउटलाइन की जो थोड़ा नॉर्मल ऑडियंस है, बिकॉज as you have said that PhD is like the things are very much pinned down. It's a very very particular problem on which you are working. But broader sense में what is your PhD about, और किस डायरेक्शन में आप काम कर रहे हो, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। और थोड़ा सा Okay. ISER पुणे जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में भी थोड़ा एक एक करके, तो पहले whatever you select। Sure. So I work in a theoretical condensed matter group under the supervision of Dr. Srijit GJ. He is my supervisor. एंड हमारी लैब में जो काम होता है वो मोस्टली मेनी बॉडी सिस्टम्स को स्टडी करने का होता है। जैसे कि जैसे जैसे सिस्टम साइज बड़ा हो रहा है, जैसे कोई स्पिन चेन है या आजकल के टाइम में क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। सो इफ़ यू अगर आप न्यूज़ में देखते हैं तो आईबीएम है या गूगल है, ये लोग क्वांटम सुप्रीमेसी अचीव करना चाहते हैं विद 52 क्यूबिट्स एंड वो लोग बढ़ाना चाहते हैं। 72 क्यूबिट्स के साथ भी किया था बट वो फेल हो गया था। सो द रीज़न बीइंग कि एंटेंगलमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो आर देयर एनी वेज टू एक्सप्लोर दीज काइंड ऑफ सिस्टम्स जिससे हमें एक अच्छा मतलब एक यूज़फुल रिजल्ट मिल सके। सो मैंने अब तक जो काम किया था जो मेरे मास्टर्स प्रोजेक्ट में था दैट वाज वर्किंग ऑन मेनी बॉडी क्वांटम सिस्टम्स। सो और हमारा जो वर्क रहता है दैट इज़ सेमी एनालिटिकल, सो इट्स थियोरेटिकल प्लस कंप्यूटेशनल। ओके। सो अगर मैं बहुत ज़्यादा बॉयल डाउन करूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेजेस में, सो इट्स ऑल अबाउट सॉल्विंग द श्रोडिंगर इक्वेशन ओके। and getting the results out of that one simple equation which is simple looking but that is not so simple. So अगर आप देखें कि आपका जो हिल्बर्ट स्पेस का साइज है वो सिस्टम साइज के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, 2 to the power n हो जाता है। तो अगर आप सोचिए आपके पास 100 ऐसे स्पिन्स हैं तो 2 to the power 100 एंड यू वुड नीड टेराबाइट्स ऑफ स्टोरेज टू स्टोर देम। So that's why people come across with many different algorithms and techniques like exact diagonalization or tensor networks ताकि हम सिर्फ उतनी चीज़ पे फोकस कर सकें जो हमारे लिए रेलेवेंट है और उतनी बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकें। साइंस एंड में ये चीज रिसेंटली बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं, वो उनका कैलकुलेशन समटाइम्स किया भी नहीं जा सकता, एंड समटाइम्स दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, तो जितना पार्ट इम्पॉर्टेंट है वो हम ग्रैब कर लें वो इंफॉर्मेशन।
यस सर, एंड रिसेंटली 2017 में इसको मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर के थ्रू यूरोपियन फिजिसिस्ट ने काम करने की कोशिश की है। तो मैं भी, मेरा जो भी काम चल रहा है वो उसी पे चल रहा है। So I'm Okay. trying to find out how I can represent the wave function of a system using a neural network, using machine learning techniques, and also how can I have different algorithms जो hybrid algorithms हैं, यानी कि जो quantum computers पे run करते हैं लेकिन उनका optimization classical होता है. So it's a mixture of both the worlds. It's the best of two worlds, classical and quantum. So that's Okay. what I'm working on. And about your institute life, etc. So institute is very good. In fact, the weather of Pune, I like it very much. Uh, like perennial rainy रहता है यहाँ का weather. Hmm. और place is very good, people are nice, and थोड़ा जो atmosphere है it's a bit academic Hmm. as it supposed to be Hmm. since it's a research institute. जैसे Hmm. आप रात को 2 बजे 3 बजे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि labs खुली हुई हैं, बच्चे लोग काम काम कर कर रहे हैं। रहे हैं हाँ. या एक्सपेरिमेंट्स रन हो रहे हैं, मशीन्स चल रही हैं कंटिन्यूअसली, कैलकुलेशंस हो रही हैं, रीडिंग्स हो रही हैं, बट Right. एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी हैपनिंग प्लेस आल्सो. Hmm. बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं टू बस्ट दैट स्ट्रेस जो बच्चों के बीच में हो जाता है. Right. So आपको टाइम मिल पाता है थोड़ा बहुत कुछ अपनी हॉबीज के लिए? सर जब मैं स्टार्टिंग में आई थी यहाँ पर तब मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था. वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे ऑलरेडी पिछले 3 साल से पढ़ रहे हैं, जो BSMS का बैच है, दे आर दे आर ऑलरेडी वेरी मच अवेयर अबाउट सो मेनी थिंग्स विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ. क्योंकि यहाँ पर बीइंग अ रिसर्च इंस्टीट्यूट वो लोग अपने फर्स्ट ईयर से ही ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जिनका नाम हम पहली बार सुनते हैं बैचलर्स खत्म होने के बाद. सो बिल्कुल. एट दैट टाइम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू compete with them based on their knowledge or their speed. बट ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते. जब स्टार्टिंग में मैं आई थी तो मैं थोड़ा इंटिमिडेट फील कर रही थी. मुझे लग रहा था कि मैं काफ़ी स्लो हो रही हूँ, या मेरी स्पीड कम है, या मैं नहीं समझ पा रही हूँ चीज़ों को. And that was very normal. It happened with everyone in my batch who joined after their bachelor's. But yeah, I worked on it, and I remember in the first few semesters, first few months of joining this college, I have worked extremely hard for that. Right. या बट उसके बाद में जैसे जैसे चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हुई, स्टेबलाइज हुई, जब मुझे लगा कि अब वो चीज़ मैं अटेन कर चुकी हूँ जो मैं चाहती थी, उसके बाद लाइफ थोड़ी अच्छी जाने लगी. सो आई पार्टिसिपेटेड इन डिफरेंट इवेंट्स हेयर ऑल्सो, एंड आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड yeah, I like just try to get some time for myself. Yeah, very good, very good. So, finally, I would like to thank you for joining me on this talk, and I'm very very optimistic that many students will watch this video and they will be benefited from this, because starting from the preparation and you have entered into the PhD, the complexities there. So I think we have touched everything. Thank you so much, Ojasvi. Yeah. Thank you, sir.